आप सभी को महान मानवतावादी जय भीम। मैं अमरनाथ चौहान। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिन। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को दी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राष्ट्र निर्माता, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे महान लोकतांत्रिक भारतीय संविधान, देश का शासन गणतांत्रिक प्रजातांत्रिक तरीके से चलाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में अमल में लाया गया, उसे लागू किया गया। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होते ही हमें पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें जो स्वतंत्रता मिली थी वह आधी अधूरी स्वतंत्रता थी, क्योंकि देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमारा संविधान बनना चालू था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होते ही हमें पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कठिन परिश्रम कर विश्व का महान मानवतावादी उजाला तथागत बुद्ध द्वारा विश्व को दिए गए महान मानवीय मूल्यों स्वतंत्रता, समता, विश्व बंधुत्व एवं समान न्याय के गरिमामय मानवीय मूल्यों पर 2 वर्ष 11 महीने 17 दिनों में भारतीय संविधान बनाकर डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को महान लोकतांत्रिक संविधान राष्ट्र को समर्पित कर इस देश में लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, गणतंत्र की नींव रखी। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों को एक समान मूलभूत अधिकार प्रदान किए। सभी नागरिकों को स्त्री पुरुष एक समान प्रौढ़ मताधिकार या मतदान का अधिकार प्रदान कर अपनी पसंद की सरकार बनाने का अधिकार दिया। सदियों से मनुस्मृति द्वारा मूलभूत अधिकारों से वंचित, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं से ग्रसित बहुसंख्यक पिछड़े समाज वर्ग को पहले से उन्नत समाज वर्ग के बराबर के स्तर पर लाने के लिए संविधान में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया। कानून के समक्ष राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री या देश का कोई आम नागरिक सभी को एक समान न्याय का प्रावधान कर सभी को एक समान न्याय का अधिकार दिया। कानून के समक्ष सभी को एक समान लाकर खड़ा किया। सदियों से मनुस्मृति द्वारा कुछ समाज वर्ग पर लादी गई अस्पृश्यता संविधान द्वारा कानूनन समाप्त की गई। सार्वजनिक जगहों पर और सरकारी संपत्तियों का सभी को समान उपभोग और मुक्त संचार का अधिकार दिया। किसी भी धर्म विशेष को कोई भी स्थान न देते हुए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष बनाकर इस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। सभी नागरिकों को अपने पसंद के धर्म को मानने की, उपासना करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की। देश में कहीं भी आने जाने की, मुक्त संचार करने की, संपत्ति खरीदने की, मनपसंद नौकरी, धंधा या पेशा करने की और देश में कहीं भी अस्थायी या स्थायी रूप से रहने की, बसने की स्वतंत्रता प्रदान की। देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की, अपने मत व्यक्त करने की और निर्भय होकर बोलने की आज़ादी दी। सभी को अपने धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक
और शैक्षणिक संस्थाएं और संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की। डॉक्टर अंबेडकर ने देश की केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के नागरिकों के प्रति नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में प्रावधान किया। संक्षिप्त में कहे तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार सभी भारतीयों को जीवन जीने और व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। वही अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता नष्ट कर दी गई है। सारा विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का जनक और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जानता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान द्वारा सभी भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। समानता का अधिकार यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। उसी तरह धर्म, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान इन कारणों से भेदभाव करने की सख्त मनाही की गई है। सार्वजनिक सेवा योजनाओं में समान अवसर दिए गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में हर एक व्यक्ति को जीवित रहने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को संविधान समर्पित करते हुए संविधान सभा में देशवासियों को सचेत करते हुए, आगाह करते हुए कहा था, 26 जनवरी के दिन भारत एक स्वतंत्र देश हो जाएगा। आगे उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा, वह कायम रहेगा या फिर से उसकी स्वतंत्रता नष्ट होगी। मेरे मन में प्रथमतः यह विचार आता है, भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि जो देश स्वतंत्र था वह अपनी स्वतंत्रता गवा बैठा। फिर दूसरी बार वह अपनी स्वतंत्रता नष्ट होने देगा क्या? भारत राष्ट्र के भविष्य के बारे में मुझे चिंता हो रही है। भारत की स्वतंत्रता गई इस बात की मुझे चिंता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठे, इसका मुझे बेहद दुख है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, तब दाहिर राजा के सेनापति ने मोहम्मद बिन कासिम से घूस लेकर दाहिर राजा की ओर से लड़ने को नकार दिया। मोहम्मद घोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए और राजा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने के लिए जयचंद ने खास न्योता देकर मोहम्मद घोरी को बुलाया और उसके लिए उसने अपनी खुद की और सोलंकी राजाओं की सहायता देने का कबूल किया। हिंदवी स्वराज के लिए जब शिवाजी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तब बाकी के मराठा सरदार और राजपूत राजाएं मुगल सम्राटों की ओर से लड़ रहे थे। जब अंग्रेज सिखों के राज्य नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका प्रमुख सेनापति गुलाब चंद चुपचाप स्वस्थ होकर बैठा था। इतिहास की फिर से पुनरावृत्ति होगी क्या? इस विचार से मेरा मन और ज़्यादा चिंताग्रस्त हो गया है। इस चिंता में और एक चिंता आ खड़ी है। अपने चारों ओर जातियाँ और पंथ के रूप में अपने जो पुराने शत्रु मंडरा रहे थे, उनमें अब परस्पर विरोधी और विषमवादी राजनीतिक मान्यताओं वाले राजनीतिक दलों की भरमार होने वाली है। भारत की जनता अपने पंथ से ज़्यादा
अपने देश को अधिक महत्व देंगी क्या, या देश से ज़्यादा अपने पंथ को श्रेष्ठ समझेंगी? मुझे कुछ बताना नहीं आएगा, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि देश के राजनीतिक दलों ने देश हित से ज़्यादा अपने पंथ को महत्व दिया तो देश फिर से एक बार संकटों से घिर जाएगा और फिर हमारा सर्वस्व हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इस आपत्ति से हमें दृढ़ निश्चयता से हमारे देश की रक्षा करनी ही होगी। खून की आखिरी बूंद तक हमें हमारी स्वतंत्रता की प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करनी होगी। 26 जनवरी से भारत यह लोकसत्ताक प्रजातांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, यानी उस दिन से जनता के लिए जनता ने किया हुआ जनता का राज शुरू हो जाएगा। मेरे मन में मात्र यही विचार आ रहा है कि भारत के लोकसत्ताक संविधान का क्या होगा। यह संविधान वह सुरक्षित रख पाएंगे या उनके हाथों से फिर से यह नष्ट हो जाएगा। भारत को पूर्व में लोकतंत्र मालूम नहीं था, ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा था कि भारत में बहुत से प्रजासत्ताक गणराज्य थे। कुछ जगह राजा होते तो भी उनका चुनाव होता था या उनकी सत्ताएं मर्यादित रहती थी। बौद्ध भिक्षु संघ का इतिहास देखें तो उस समय बौद्ध भिक्षु संघ की प्रतिनिधि सभाएं होती थी और आज की प्रातिनिधिक कार्य पद्धति उन्हें मालूम थी, ऐसा देखने में आता है। हमको यदि सही में प्रजातंत्र का स्वरूप और उसका मूल ढांचा चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें हमारे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य साध्य करने के लिए हमें उचित कानूनी रास्तों से ही करना होगा। इसका मतलब हमें क्रांति के हिंसात्मक रास्तों को त्यागना ही होगा। इसका अर्थ हमें कायदे भंग, असहकार एवं सत्याग्रह इन मार्गों को त्याग देना चाहिए। हमें करने वाली दूसरी बात यानी लोकतंत्र की रक्षा जो करना चाहते हैं उन्हें जॉन स्टुअर्ट की चेतावनी है, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता अर्पण न करना और हमारा संगठन को नेस्तनाबूद कर दे, इस तरह की सत्ता उनके हाथ में ना सौंपे। जिन जिन महान युग पुरुषों ने देश की आमरण सेवा की है, उस महान युग पुरुष के प्रति कृतज्ञ होना गलत नहीं है, लेकिन कृतज्ञता को भी मर्यादा होती है। आयरिश देशभक्त डैनियल ओ'कॉनल ने कहा है कि कोई भी अपने मान सम्मान के बदले में, कोई भी स्त्री अपने शील चरित्र के बदले में और राष्ट्र अपने स्वतंत्रता के बदले में कृतज्ञ नहीं हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहब आगे कहते हैं, इस देश की राजनीति में व्यक्ति भक्ति या विभूति पूजा जितनी देखने को मिलती है उतनी विश्व के किसी भी देश के राजनीति में देखने को नहीं मिलती। धर्म का भक्ति मार्ग यह आत्मा के मुक्ति का मार्ग शायद हो, लेकिन राजनीति में भक्ति मार्ग या विभूति पूजा यह दुर्गति और आखिर में हुकुमशाही का निश्चित ही मार्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि
हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर संतुष्ट ना रहते हुए हमने हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित करना ही होगा। भारतीय राजनीति का ढांचा यदि सामाजिक लोकशाही से भरा ना हो तो वह टिक नहीं पाएगा। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र यानी क्या? तो लोकतंत्र का ऐसा अर्थ कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के तत्व जिस जीवन में अंतर्भूत है वह जीवन। डॉक्टर बाबा साहब आगे कहते हैं, स्वतंत्र, समता और बंधुत्व यह तीनों तत्व अलग अलग नहीं हैं। इन तीनों का एक ही साचा है। उन तीनों की एक त्रिगुणात्मक मूर्ति है। उनको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की गई तो लोकतंत्र का असली उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता है। समता को स्वतंत्रता से दूर नहीं किया जा सकता है, या स्वतंत्रता यानी बहुसंख्यकों पर अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व होना है। स्वतंत्रता के बगैर केवल समता होंगी तो वह वैयक्तिक कर्तृत्व शक्ति को समाप्त कर सकती है और बंधुभाव को नष्ट कर सकती है। बंधुत्व भाव नहीं होगा तो स्वतंत्रता और समता का नैसर्गिक विकास नहीं हो सकेगा। भारतीय समाज में दो बातों का पूर्ण अभाव है। यह हमें प्रारंभ में ही कबूल करना होगा। इनमें से समता एक है। सामाजिक दृष्टि से हमारा समाज क्रमशील विषमताओं के तत्वों पर उभारा गया है, यानी कुछ को उच्च स्थान मिला हुआ है तो वही बाकियों को हीन अवस्था प्राप्त हुई है। आर्थिक क्षेत्र में भी ऐसे ही विषमता है। कुछ के पास अकूत संपत्ति है और ऐसे कई लोग हैं तो हजारों लाखों लोग भयंकर दरिद्रता में पड़े हुए हैं। 26 जनवरी से हम सभी जिस जीवन का प्रारंभ करने वाले हैं वह विरोधों से भरा हुआ है। राजनीति में हमें समता मिल गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमें विषमता ही दिखेंगी। राजनीति में एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, यह तत्व हम मान्य कर रहे हैं, लेकिन विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक समाज रचना के कारण व्यक्ति मूल्य का यह तत्व पूर्व के जैसा ही नकारा जाने वाला है। यह विरोधात्मक जीवन हम और कितने दिन ऐसे ही चलते रहने देंगे? आर्थिक और सामाजिक जीवन में हम और कितने समय तक थोप कर रखेंगे? हम यदि अधिक काल तक इस समता का विरोध करते रहेंगे तो उस कारण हमारा राजकीय लोकतंत्र संकट में आए बगैर रहेगा नहीं। हमको यह विषमता जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी खत्म करनी होगी, नहीं तो विषमताओं से ग्रसित लोग, इस संविधान सभा ने बड़े ही परिश्रम से खड़ा किया हुआ यह राजकीय लोकतंत्र का पूरा ढांचा ही
उखाड़ कर नष्ट किए बगैर रहेंगे नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को संविधान देते समय देशवासियों को जो चेतावनी दी थी, आज सत्य प्रतीत हो रही है। जब से विषमतावादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी संगठन आरएसएस प्रणीत बीजेपी की 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है और कई राज्यों में घोर जातिवादी बीजेपी सरकारें बनी हैं, तब से देश भर में पिछड़े बहुसंख्य समाज पर जातिवादी हमले और अत्याचार बढ़े हैं। जातिवाद अपने चरम पर है। पिछड़े गरीब वर्ग की महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ गया है। देशवासियों पर मनुवाद से ग्रसित सड़ी गली रूढ़ियाँ, परंपराएं, अंधश्रद्धाएं, कपोल कल्पित देवी देवताएं थोपी जा रही है। सार्वजनिक संपत्तियों को, सरकारी उपक्रमों को मुट्ठी भर पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में पिछड़े समाज वर्ग को नौकरियों में जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। शिक्षा जैसे क्षेत्र में विषमतावादी मनुस्मृति को घुसेड़ने की चालें चली जा रही है। विज्ञानवादी सोचों को और विज्ञानता को तिलांजलि दी जा रही है। शिक्षा का निजीकरण कर शिक्षा बेतहाशा महंगी कर गरीबों से शिक्षा छीनी जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। धर्मांध जातीयवादी अंधभक्तों को मनुवाद की चाशनी में कट्टर धर्मांधता की अफीम घोलकर पिला दी गई है, जिससे कमज़ोर पिछड़े वर्गों पर धार्मिक जातीयवादी हमले होते रहते हैं। संविधान पर आए दिन हमले कर संविधान को कमज़ोर कर, संविधान खत्म कर मनुस्मृति लागू करने की चालें मनुवादी संगठन आरएसएस और उससे जुड़े संगठन कर रहे हैं। देश की प्रमुख संवैधानिक संगठनों पर दबाव डालकर उनके कार्य को असंवैधानिक तरीके से करने को मजबूर किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे संवैधानिक संस्थाओं को उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि अदालतों पर दबाव डालकर उनके फैसले को प्रभावित किया जा रहा है। देश के नागरिकों को सजग रहते हुए हमें हमारे संविधान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि संविधान सुरक्षित रहेगा तो हमारे मूलभूत हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जब बनाया तो उसमें 395 कलम और 8 परिशिष्ट थे, लेकिन समय समय पर अवसरवादी सत्ताधारियों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए अनेकों गैर जरूरी संशोधन किए हैं। अंत में हमारा संविधान क्या है? तो हमारा संविधान है सार्वभौम, समाज सत्तावादी, धर्मनिरपेक्ष,
लोकतांत्रिक गणराज्य, यह हमारा संविधान है। आप सभी को गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 75वां गणतंत्र दिन चिरायु हो। आप सभी को फिर से एक बार महान मानवतावादी जय भीम।